गुड आफ्टरनून 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लेसन आपका देखेंगे बच्चों, शाल। इसके लेखक है राघव जादव। उनका जन्म 1932 में हुआ और मृत्यु 2016 में। 4 साल हो गए उनको ऑफ हो गए। बहुत ही अच्छा लेसन है ये बच्चों। पु ल देशपांडे लेखक जो है, कवि है, उनके ऊपर ये लेसन है। कवि, समीक्षक, ललित लेखक राघव जाधव ये बहुत ही अच्छे कवी, समीक्षक थे, ललित लेखक थे। साहित्याची जाण आणि बहुयामी समीक्षावृत्ती यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली। मतलब साहित्य, जो लेखन साहित्य है, उसके प्रति अभिमान, प्यार इस लेख को था। व्यापक वाङ्मय दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मक ही त्यांची समीक्षेची वैशिष्ट्य। समीक्षा मतलब लेखन के प्रति, कविता के प्रति आदर रहना और एक दूरदृष्टि, मतलब उसके लिए एक पहचान, मतलब किस तरह हमें लेखन करना है, किस तरह काव्य लिखना है, कविताएं लिखनी है, उसके साथ साथ किस तरह हमें किसी विषय पर लेखन करना है, ये जो दृष्टी थी वो उनके पास थी। त्यांच्या समीक्षेविषयी लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत। त्यांची साहित्य व सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळीवेगळी नाटकं ही समीक्षात्मक पुस्तके, वियोग ब्रह्म, मावळतीचा कविता हे कविता संग्रह इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे त्यांचं। 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाच्या संपादनात सहभागी होते। विश्वकोश आपको लास्ट लेसन है बच्चों, उसका भी लेखन इन्होंने किया है। अभी शाली इस लेसन में देखेंगे, शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत। शाल ही प्रतिकात्मक आहे। शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। पाठातील औदार्याचं उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे। वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्त्वाचे असते। कोणत्याही निर्जीव वस्तूंशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। वस्तूंशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग, त्यांचे मानवी संदर्भच सर्वात महत्त्वाचे रहते। लेखक अपनी जो कुछ यादें हैं शाल के प्रति, वो इस प्रस्तुत लेसन में, पाठ में आपको बता रहे हैं। मतलब शाल, इसका मतलब होता है, देखिए आपको जिस जगह पे सम्मान किया जाता है, आपका सत्कार किया जाता है, तो आपको शाल, श्रीफल दिया जाता है और पुष्प मतलब फूल, ठीक है। जो शाल रहती है वो आपको दी जाती है, वो सबसे बड़ा आपका सम्मान रहता है, सबसे बड़ा। तो वो शाल मतलब क्यों दी जाती है आपको, समाज में कुछ आपका अलग सा स्थान रहता है, तो उस शाल से आपकी कुछ कहानी जुड़ी रहती है, कुछ ऐसे कुछ मेमोरेबल मोमेंट रहते हैं उसके साथ। उस तरह ही लेखक के ऐसे कुछ क्षण हैं जो आपको, कुछ बातें हैं वो आपको इस प्रस्तुत पाठ में लेखक बता रहे हैं। तो देखते बच्चों, एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो। तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? पु ल देशपांडे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे एक अच्छे लेखक, बहुत ही अच्छे सच में लेखक है ये। इसके आगे वाला जो उपास करके लेसन है बच्चों, उन्हीं का ही है। बहुत ही अच्छे ये पु ल देशपांडे लेखक हैं और उनके घर में ये जो राघव जादव लेखक गए थे कुछ ऐसे बात से, तो उधर का काम होने के बाद वो जब बाहर जाने के लिए निकल रहे थे, तब सुनीताताई ठाकुर जो उनकी वाइफ थी पु ल देशपांडे की, उन्होंने उनको पूछा कि लेखक को, आपको शाल दिए तो चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटलं। पु ल व सुनीताताई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही। वो भी लेखक बहुत खुश हुए
उन्होंने बोला कि सुनीता ताई और फूल देशपांडे, मतलब फूल देशपांडे और उनकी पत्नी, उन्होंने मुझे, उनके हाथ से मुझे शाल मिल रही है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए वो शाल मैंने क्या की, मेरे रूम में जो सूटकेस था, मतलब बैग, उसमें पहले सूटकेस रहती थी, आपको पता है सूटकेस मतलब बैग रहती है और लॉक रहता है, उसको प्रेस करने के बाद प्लास्टिक की रहती है, वो उसमें मतलब आकार में स्क्वायर आकार का रहता है वो शेप का। तो उसमें उन्होंने क्या किया, वो शाल रखी, लेकिन उन्होंने यूज़ नहीं किया उसका, याद उस शाल की, इसलिए उन्होंने उस सूटकेस में मतलब बॅग में रखा। पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदीकाठच्या प्राथमिक पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रभावावर होत्या. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखाली घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. मतलब वाई विश्वकोश, वाई जो ये प्लेस है, तो उधर विश्वकोश के अध्यक्ष इस काम से लेकर गए थे और उधर प्राज्ञशाला पाठशाला थी, वो नदी किनारे ही थी, उधर उनकी रूम थी लेकर के उनको मिली थी। तो उस रूम के दक्षिण साइड जो विंडोज़ थे वो कृष्णा नदी के साइड में थे और उधर ठंडी का मौसम था और एक औरत अपने बच्चे को उस ठंडी में, वो बच्चा उनका बहुत ऐसे ठंडी से काँप रहा था और वो औरत अपने बच्चों को एक टोपली में रख के वो मछली पकड़ने के लिए आई थी। तिचे बाळ कडाड्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते, पण आई तिकडे बघत नव्हती। उसका बच्चा जो था वो ठंडी से काँप रहा था, लेकिन उसकी माँ उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। मला मात्र राहवले नाही। मी सुटकेसमधील पुलकित शाल काढली, 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। लेखक को ये देख के रहा नहीं गया। उन्होंने सूटकेस में से जो पुलकित मतलब फूल देशपांडे ने उनको जो भेंट दी थी, ठीक है, वो शाल उन्होंने निकाली और कुछ पैसे निकाले और उस औरत को उन्होंने आवाज़ दी। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटलं, त्या बाळाला आधी शाळेत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बस। या घटनेची ऊब पुलकित शालेच्या उभेपेक्षा अधिक होती। फिर लेखक बोलने लगे कि पहले उस बच्चों को आपने क्या कर, इस शाल में क्या करो, लपेटो, फिर मछलियाँ मारते बैठो। ये जो सीन था, ये जो घटना थी, तो उसकी जो ऊब मतलब क्या बोलते, उसका जो पैर उस शाल के पीछे का था, वो फूल देशपांडे जी ने दिया था ना, उससे भी ज़्यादा इस घटना का मतलब मैं इस लड़के मतलब औरत की मदद की, उससे बेहतर था। कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत, पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले। परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच होती। असे प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीपद त्यांना मिळत राहील। अभी नेक्स्ट सीन बता रहे लेखक नारायण सुर्वे, कविवर्य नारायण सुर्वे, उनकी बहुत सारी सभाएं होती थी, सम्मेलन होते थे, वो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी हुए और उनके कार्यक्रम मतलब रात भर चलते थे। हर एक कार्यक्रम में उनको सम्मान से शाल मिलती थी और श्रीफल मतलब नारियल दिए जाते थे। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो। शालीन मतलब शालिनी शब्द का अर्थ होता है विनम्र, नम्र, डिसिप्लिन में। इधर भी दिया होगा तो इसको नहीं दिया। नम्र, शालिनी शब्द का अर्थ होता है नम्र। अभी मैं ये सब शाल लेके मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इतना विनम्र बना हूँ, मतलब नम्रता मेरे अंदर हो गई है, ऐसे वो नारायण सुर्वे कहते हैं लेखक से। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणार होते। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? खरे तर खरीखुरी शालीनता शालीविना शोभते। सुर्वे मुळातच शालीन।
शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नहीं। मतलब लेखक उनके जो बातें थी, जो वो बोल रहे थे, मैं ये शब्द शाल लेके मैं शालीन बन गया, उनके बातों पे उनको मतलब वो इग्नोर करने लगे। मतलब इतना विश्वास नहीं था उनको, क्योंकि खुद से ही नारायण सुर्वे जी खुद से ही शालीन थे, उनका स्वभाव ही था। तो ये शाल से ये शालीन कैसे बन गए, इस बात पे उनका विश्वास नहीं था। मी कविवर यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन। यावर तो शालीन कवी मनापासून हसला। मतलब कवि क्या कहते हैं, कविवर यांनी म्हटले, लेखक कविवर यानी नारायण सुर्वे को बोलने लगे कि देखिए, आप बोल रहे हो ना शाली से मैं शालीन बन सकता, तो मैं कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली, मतलब मैं कर्जा उठाऊंगा, भीख मांगूंगा, लेकिन शेकडो शाल खरीदूंगा और हर एक जन को शाल बांटूंगा, तभी तो मैं शालीन मतलब शालीन बन सकता हूँ क्या। तो कविवर्य हसने लगे। शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे उत्तर जाते असेच आहे। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष होतो। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीचा वर्षाव झाला। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते। मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिला। बिचारा अतिप्रामाणिक, त्याच्या छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। मतलब उनको समझ में आया कि शालीनता, उनका कहना था कि शालीनता शाल मिलने से नहीं मिलती है, शाल मिलने के बाद क्या होता है, अपनी शालीनता कम हो जाती है, या तो शाल बांटने के बाद ऐसे, मतलब या तो शाल मिलने के बाद हमारी शालीनता 1 साल कम हो जाता है, ऐसे लाइक दैट। क्योंकि हम सम्मान करते समय अपना वो जो एक उम्र होती है, या तो उस समय का जो वो समय रहता है, वो बाद में गुजर जाता है, ऐसे मतलब कहने का। तो वो बोल रहे थे कि मुझे भी 2000 साल में मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया था बिनविरोध, और मुझे भी बहुत सारी शाल ऐसे 1-2 साल में मिली थी। मैंने क्या किया, मेरे दोस्त के मेरे इधर रखा था, मतलब झोला बांध के, लेकिन बाद में मैंने मित्र के पास रखा, और उसने भी, उस मित्र ने, उसकी भी छोटी खोली थी, उस छोटी रूम में उन्होंने संभाल के रखा। फिर मैंने वो शाली जो थी वो शाल, वो मैंने गरीब और श्रमिकों को, मतलब गरीबों को मैंने क्या किया, मेहनत करने वालों को मैंने क्या किया, श्रमिक मतलब मेहनत करने वाला, गरीब और जो मेहनत करने वाले रहते हैं उनके पास, गरीब ही कहते हैं उनको मैंने बांटा। याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे। इस समय मैं शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मतलब पुणे में शनिवार पेठ के इधर जाते थे, ओंकारेश्वर मंदिर के पुल पे। तब वो रोज़ शाम को जाते थे, और उधर कट्टा था उस मंदिर के इधर बैठने के लिए, तो उधर बैठते थे। एक दिवस काय घडले, मी कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागून चिरकुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। एक दिन क्या हुआ, बहुत ठंडी थी, और उस ठंडी के दिन में एक बूढ़ा आदमी, वो बहुत अशक्त था, वीकनेस था उसको, और वो भिखारी था, और वो मेरे जो मैं बैठा था वो कट्टा उस पे उसको ही टच करके बैठा था, और उसको शरीर ढकने के लिए कुछ कपड़े नहीं थे, मतलब बिछाने के लिए बिस्तर नहीं थे, और वो उस ठंडी में काँप रहा था। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो। तो म्हातारा होताच त्याला 2ही शाली दिल्या। त्याने थरथरते हाताने मला नमस्कार केला। दूसरे दिन, ये सब मैंने पहले दिन देखा, दूसरे दिन मैंने 2 शाल घर से लेके आया, और ओंकारेश्वर के मंदिर में कट्ट्यावर, मतलब कट्टे पे जिधर बैठे थे लेकर उधर लेके आया, और उधर उस बूढ़े आदमी को उन्होंने दिया। और वो बूढ़ा आदमी इतना अशक्त था, इतना वीकनेस था उसको, वो हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करने लगा, उसके हाथ काँपने लगे थे।
पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाणं जमलं नाही. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. तो नेहमीच्याच ठिकाणी नव्हता. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चाललो गेलो. आगे 4-5 दिन लेखक को कुछ काम की वजह से वो ओंकारेश्वर के मंदिर के इधर नहीं गए, उस पुल के पास. लेकिन थोड़ी समय बाद उनको याद आया कि उस बूढ़े आदमी की याद आई और वो उधर से उस पुल के पास गए, लेकिन उधर वो नहीं था. पुलाच्या जवळपास मध्यवार तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. पाहतो तो काय, तीच चिरकुटे अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडकुडणे आणि तेच दिनवाने जिने. फिर मुझे वो बीच में से ही उस पुल के बीच में वो भिक्षा मांगने वाला बूढ़ा दिखाई दिया और मैं उसके पास गया तो वैसे ही कंडीशन जैसे फर्स्ट टाइम मैंने देखा था. वो ठंडी से काँप रहा था, उसके शरीर पे कोई कपड़ा था वो फटेला था और वो उसको बिस्तर नहीं था, लपेटने के लिए कुछ नहीं था, बिस्तर नहीं था, कुछ चादर वादर नहीं थी. तो मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखलत? त्याने नकारार्थी मान हलवली. फिर उन्होंने पूछा, लेखक ने, बाबा मुझे आपने मुझे पहचाना? उन्होंने फिर बाबा ने मुंडी हिला के नहीं बोला. मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवतं? फिर लेखक ही बोलने लगे, बाबा मैंने आपको 5-6 दिन पहले 2 शाल दी थी, आपको याद है? यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा, तू लय मोठा, म्यासनी शाली दिल्या. पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लय वाईट. मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. आमचं हे असलं बिकट जिणं, तुझं लय उपकार आहेत बाबा. फिर बाबा को याद आया और वो बोलने लगे कि हे भल्या माणसा मतलब ए भले इंसान, आपका उपकार है मेरे ऊपर. हाथ जोड़ के बोलने लगे, आपने हमें जो शाल दी थी वो मुझ जैसे भिखारी को कैसे शोभा देगी? इसलिए मैंने क्या कि शोभा देने से वो भूख अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरी ज़रूरत मुझे शाल की पेट के लिए थी, क्योंकि मैं भूखा था इतने दिन. मैंने वो क्या किया, बेच दिया और जो भी पैसा आया था उसका खाना खाया. 2-3 दिन उन्होंने खाना खाया. शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे आणि हेही जमले तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात. लेखक क्या कहते लास्ट में, जो भुकेला है, जो भूखे पैसे हैं उनको अन्नदान करना, जो पैसे हैं उनको पानी देना. और अगर ये दोनों नहीं आपको जम रहा है, नहीं जमेगा, तो क्या करना, अगर आपको सम्मान से शाल मिली है तो शाल तो उनको दान करना. बहुत ही अच्छा मैसेज लेखक ने दिया है इस पार्ट में. शाल का महत्व बताया है और बच्चों आप लर्न कीजिए अच्छे से और 1-2 बार आप रीड कीजिए. और क्वेश्चन दिए हैं. पु ल देशपांडे व सुनीता यांनी दिलेल्या शालेच्या लेखकाने पाठात केलेला उल्लेख. क्या बोले हैं? पुलकित शाल, बराबर ना, पुलकित. 2004च्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष कोण होते? राघव जाधव. पाठात उल्लेख असणारी नदी कृष्णा. सभा संमेलन गाजवणारे कवी नारायण सुर्वे. इस तरह आपको क्वेश्चन आंसर लिखने बच्चों. शालीचे पाठात आलेले विविध उपयोग, शाल के उपयोग बताना है. खालील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती, उन्होंने क्या किया, ये लिखना है. मैं आपको फिर भी सेंड करती हूँ जो भी आंसर है. थैंक यू.